हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है टीडीएस। टीडीएस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है एग्जाम में हमेशा ही, ठीक है। और काफ़ी लोग इसको छोड़ देते हैं। बस अगर आप आज आपने ये क्लास देख ली तो इसके अंदर कभी भी कोई डाउट आपको आने वाला नहीं है। जो भी मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, ठीक है ना, ये 100% रहने वाला है। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी। यहाँ पे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे टीडीएस क्या है क्या नहीं है, सब कुछ एक 1 बाय 1 करके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टीडीएस टॉपिक के अंदर। पहले इसका कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं कि टीडीएस के अंदर क्या बात है, नॉर्मली क्या होता है बेसिकली। आइए समझते हैं। अब मान लेते हैं एक व्यक्ति है, यहाँ पर ये लो इसका फोटो बना लेते हैं। ये बंदा है, ठीक है, और इस बंदे का नाम क्या है? इस बंदे का नाम है सप्लायर। ये कौन है दोस्तों? सप्लायर, ठीक है, ये सप्लायर है। सप्लायर क्या करता है? सप्लाई करता है, सेल करता है, कोई सामान बेचता है, ठीक है ना। और इधर एक बंदा है, इसको सामान बेचता है, ठीक है। और जिसको सामान बेचा है इसका नाम रिसिपिएंट है। बोलो क्लियर है? तो होता क्या है, ठीक है, कि सप्लायर ने कुछ बेचा, किसको? रिसिपिएंट को बेचा, मतलब ठीक है ना, इसको बेचा। अब जब ये बेचेगा कुछ, इसको सेल कर रहा है, इसको मान लो ये 2 लाख रुपए का सामान सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो सामान बेच रहा है सप्लायर रिसिपिएंट को, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है उस पर टैक्स वैक्स तो लगाएगा। मान लो इस पर टैक्स, कोई भी टैक्स लगा लो, ठीक है ना। मान लो इस पर टैक्स लगता है 36,000 रुपये, इस पर टैक्स लग गया। तो 2 लाख रुपए का सामान बेचा विद टैक्स, ठीक है ना, विद टैक्स 2,36,000 रुपए का सामान यहाँ पे बन गया। इस तरीके से इतनी बात समझ में आई आपको? सप्लायर क्या कर रहा है? सामान बेच रहा है, 2 लाख रुपए का टैक्स लगा के 2,36,000, ठीक है ना, रिसिपिएंट को। बात खत्म। बोलो क्लियर है? लेकिन अब होता क्या है दोस्तों, ठीक है ना, टीडीएस के अंदर ये बोला गया है कि जो रिसिपिएंट है ना, ये जिसको सामान यहाँ पे रिसिपिएंट, जिसको सामान बेचा गया है, ठीक है ना, जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं, जिसको सेल किया गया है, ये रिसिपिएंट की ड्यूटी है कि रिसिपिएंट क्या करेगा, ठीक है ना, कि इसको जब पेमेंट करेगा ना, ठीक है, सप्लायर को ये पैसे देगा। तो पैसे देते टाइम एक बात ध्यान रखना है इसको, कि इसको ना टीडीएस काट लेना है। क्या काट लेना है दोस्तों? टीडीएस काट लेना है, ठीक है ना। अब एक और मजे की बात है कि जब ये टीडीएस काटेगा ना, जिस अमाउंट पे टीडीएस काटेगा वो अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होना चाहिए, यानी कि इस अमाउंट पे काटेगा, टैक्स इंक्लूड करके अमाउंट पे नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होना चाहिए। बोलो क्लियर है? विदाउट टैक्स होना चाहिए अमाउंट, ठीक है। बोलो क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? और ये टैक्स तभी काटेगा जब यहाँ पे कुछ मॉनेटरी लिमिट है, ठीक है ना। अगर उससे ज्यादा अमाउंट होगा, वो अमाउंट है यहाँ पे 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए से अगर ज्यादा अमाउंट होगा तभी ये टीडीएस काटेगा, अदरवाइज नहीं काटेगा। ज्यादा बोला मैंने, एक्सीड, ठीक है ना, एक्सीड अगर कर रहा है। बोलो क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है। ये तो है बेसिक बात। तो बेसिक बात में हमने क्या सीखा? बेसिक में हमने सिर्फ ये सीखा कि एक सप्लायर है, वो सेल कर रहा है, ठीक है ना, ये रिसिपिएंट है, इसको सेल कर रहा है 2 लाख रुपए का सामान, साथ में 36,000 रुपए टैक्स, 2,36,000 रुपए ठीक है सामान इसको बेच रहा है। बोलो क्लियर है? लेकिन जब ये पेमेंट करेगा इसको, रिसिपिएंट सप्लायर को, ठीक है, तो यहां पर ये टीडीएस काट लेगा पेमेंट करते टाइम, कोई दिक्कत नहीं है जी, काट लेगा, ठीक है। लेकिन ये टीडीएस तभी काटेगा जब यहां पर, ठीक है ना, जो वैल्यू है एक्सक्लूसिव टैक्स, जीएसटी को हटाकर, टैक्स को हटाकर जो वैल्यू है दोस्तों, वो 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तभी काटेगा। तो अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें तो 2 लाख रुपए है, अगर टैक्स को हटा दे तो इसका मतलब इसमें तो कोई टीडीएस कटेगा नहीं, अगर मैं इसमें सिंपल सा बताऊं। बोलो क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे एक एक करके कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको याद भी करनी है और साथ में आपको ध्यान भी रखनी है, समझनी भी है। तो ये तो था बेसिक्स, जो आपको समझ में आया होगा कि टीडीएस का बेसिक्स क्या कहता है। ये टीडीएस का बेसिक्स, ठीक है ना। अब इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको जो ध्यान होना चाहिए वो ये है कि जो ये रिसिपिएंट है, यहाँ पर ये रिसिपिएंट कौन कौन हो सकता है। मतलब हमें ये तो समझ में आ गया कि टीडीएस कौन काटेगा? रिसिपिएंट काटेगा। लेकिन ये रिसिपिएंट कौन हो सकता है, ठीक है ना। तो कौन कौन व्यक्ति टीडीएस काटते हैं, यानी कि रिसिपिएंट हो सकते हैं। तो रिसिपिएंट हम देखने वाले हैं कि रिसिपिएंट में कौन कौन हो सकता है, टीडीएस किस रिसिपिएंट को काटना है, ठीक है ना। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, कोई सप्लायर है, किसी को सामान बेच रहा है और वो टीडीएस काट रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिसिपिएंट वही जो नोटिफाइड पर्सन मैं नीचे आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर ये नोटिफाइड पर्सन जो मैं नीचे बताऊंगा, अगर ये हैं तो ही वो लोग टीडीएस काटेंगे। अगर किसी और का सामान बेचा जा रहा है फिर टीडीएस नहीं काटना है। बोलो क्लियर है? चलें
ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं और टीडीएस के ऊपर सेक्शन लगता है सेक्शन 51, ये ध्यान रखना, सेक्शन भी ध्यान रख लेना, अच्छी बात है, ठीक है, क्लियर है। चले आगे, ये तो होगा पहला पॉइंट। अब आ जाते हैं अगली बात पे, दूसरी चीज, नीचे आ जाते हैं दोस्तों। अब हम क्या देखने वाले हैं कि जो रिसिपिएंट है, ठीक है ना, ये आपको याद भी करना है, ठीक है, क्योंकि देखो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको आएगा तो उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ठीक है, अगर टीडीएस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो एग्जाम के अंदर, तो कई लोग क्या करते हैं ना, सीधा उसको सोल्व कर देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस का अमाउंट निकाल देंगे कि भैया ये होगा वो होगा, सीधा आंसर दे देंगे, उसमें नंबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। अगर 9 नंबर का क्वेश्चन है तो 3-4 नंबर आएंगे आपके, तो काम नहीं चलेगा। तो पहले आपको प्रॉपर प्रोविजन लिखना है ढंग से, तो वो प्रोविजन आपको याद होना चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज तो यही लिखनी है आपको, जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ नोटिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं। नोटिफाइड पर्सन का मतलब होता है, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कौन कौन से पर्सन हैं, ठीक है ना, जिनको टीडीएस काटना है, ठीक है ना। हु विल डिडक्ट टीडीएस, कौन कौन टीडीएस काटेंगे अंडर सेक्शन 51, ठीक है ना, कौन कौन से पर्सन हैं, ये नोटिफाइड पर्सन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। नोटिफाइड, बोलो क्लियर है। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, कोई भी क्वेश्चन टीडीएस पे जब भी आएगा, हमेशा ये चीज आपको लिखनी ही लिखनी है, मैं आपको दिखाऊंगा। बोलो क्लियर है। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या चीज, ठीक है, कि टोटल आपको 7 लोग बता रखे हैं यहाँ पे, टोटल 7 लोग, ये 7 व्यक्ति ही रिसिपेंट, अगर ये 7 लोग हैं, ठीक है ना, इनमें से कोई भी है तो भी नोटिफाइड पर्सन माना जाएगा, और अगर इसके अलावा और कोई है तो उसको टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। ये 7 लोगों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, तो चलिए सबसे पहला तो क्या याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर है, इसको याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या, अगर कोई भी डिपार्टमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है ना, या कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना, या कोई एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। अगर ये रिसिपिएंट है, मतलब सामने वाला व्यक्ति जो है सप्लायर, वो इसको माल सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, इसको सप्लाई कर रहा है, इसको सेल कर रहा है, किसको, डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को, तो फिर वहां पर ये जो डिपार्टमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्या है, टीडीएस काटेगा। दूसरा, ठीक है ना, इसको याद कर लेना, लोकल अथॉरिटी, एलए, लोकल अथॉरिटी, इससे याद कर लेना, ठीक है ना। और अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, उसको माल सप्लाई हो रहा है, तो वो रिसिपेंट माना जाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, बोलो क्लियर। ये 3 चीजें तो आपको तुरंत याद हो जानी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, कोई एस्टेब्लिशमेंट है, लोकल अथॉरिटी भी इनसे रिलेटेड होगी, गवर्नमेंट एजेंसी, ये तीनों चीजें तो आपको याद हो गई होंगी। अब एक और चीज है, ठीक है ना, जो आपको बिल्कुल लिखते ही समझ में आ जाएगी कि क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, PSU, ये भी याद होगा, ठीक है ना, PSU। अब अगले 2 पॉइंट, ठीक है ना, खास है, आपको ध्यान रखने हैं अच्छे तरीके से। अगला पॉइंट कैसे ध्यान रखना है, पॉइंट नंबर 5, ये सोसाइटी से ध्यान रखना, ठीक है ना, सोसाइटी वर्ड से ध्यान रखना है दोस्तों आपको, सोसाइटी, ठीक है ना। अगर सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी है और सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है, कोई सोसाइटी एक्ट के अंदर, अंडर सोसाइटी एक्ट, कोई सोसाइटी एक्ट के अंदर, क्लियर है। उसके बाद कैसे याद रखोगे, इस शब्द से याद रखना, 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब यहां पे क्या, कोई अथॉरिटी है, एन अथॉरिटी, 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है यहां पे, एन अथॉरिटी एक, और दूसरा बोर्ड, ठीक है ना, और तीसरा अदर बॉडी, ये आपको याद करना है, क्योंकि लिखना एज इट इज है ना, ठीक है ना। कई लोगों को लगता है कि नहीं क्या जरूरत है, तो लिखना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है ना, वरना काम नहीं चलेगा, नंबर मिलने मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लिखना तो है ही वहां पे, क्लियर है। अगर कोई 3 चीजें, कोई अथॉरिटी है, कोई बोर्ड है, कोई अदर बॉडी है, ठीक है ना, और ये जो चीजें हैं इनमें से कोई भी चीज अगर है और वो सेटअप की गई है, किसके द्वारा, सेटअप की गई है, किसके द्वारा, बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, बोलो क्लियर है, ये याद कर लेना आप, क्लियर है। चले आगे। अब इतना ध्यान रखने के बाद ये भी ध्यान रखना है, एन अथॉरिटी, बोर्ड और अदर बॉडी,
या तो सेटअप की गई है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या फिर सेटअप की गई है, ठीक है ना, या सेटअप की गई है बाय गवर्नमेंट के द्वारा, बाय गवर्नमेंट के द्वारा। बोलो क्लियर है। अब इसमें थोड़ा सा और है, वो भी आपको ध्यान रखना है। बाय गवर्नमेंट विद, ठीक है, 51% और मोर, ठीक है ना, जहां पे गवर्नमेंट का क्या है 51% या इससे ज्यादा का इक्विटी या कंट्रोल है, ठीक है। क्या है दोस्तों, या तो इक्विटी या कंट्रोल है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। चले आगे। अब अगला पॉइंट हाल फिलहाल में अगर आपने पहले कभी पढ़ा हो तो एक छोटी सी अमेंडमेंट आई थी, ठीक है ना, और ये उसी के ऊपर 7वां पॉइंट ऐड हो गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ए रजिस्टर्ड पर्सन, ये होता है मेटल स्क्रैप, वर्ड से आपको याद रखना है मेटल स्क्रैप, ठीक है। तो याद कैसे रखोगे, मेटल स्क्रैप से। मान लो कोई रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है ना, एनी, अभी याद हो जाएगा, डोंट वेरी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है, मेटल स्क्रैप, मेटल स्क्रैप। किसको स्क्रैप, किसको कर रहा है ये, ठीक है ना, मेटल स्क्रैप टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, कोई और रजिस्टर्ड पर्सन है, अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। बोलो क्लियर है। मतलब एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को, ठीक है ना, एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है। मेटल स्क्रैप से आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा का पूरा आपको याद होना चाहिए दोस्तों, तभी काम चलेगा। बोलो क्लियर है। तो आपको क्या याद करना है, चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पे पॉइंट नंबर 2 आपको क्या याद रखना है, कौन कौन से पर्सन है जो नोटिफाइड है। मतलब रिसिपेंट में कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन से रिसिपेंट है जिनको टीडीएस काटना है। यहां पे ऐसा नहीं कि कोई भी रिसिपेंट होगा टीडीएस काटेगा, नहीं 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 नहीं। अगर ये 7 लोगों में से कोई है तो ही वो रिसिपेंट नोटिफाइड पर्सन कैटेगरी में आएगा, ठीक है ना, और उसको टीडीएस काटना है। कौन कौन, ये 7 लोग। कैसे याद करेंगे, 4 चीजें तो एक तरीके से देख लो गवर्नमेंट की हैं, कौन कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, इससे याद कर लेना। उसका कोई डिपार्टमेंट है, एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ साथ लोकल अथॉरिटी आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या पीएसयू, ये 4 तो ऐसे याद कर लेना। याद हो गए, ठीक है ना, और 4 में से 2 फिर स्पेशल केस हो गए, ये उससे याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। और एक अभी हाल फिलहाल में अमेंडमेंट आई थी, ये उससे याद हो जाएगा। अमेंडमेंट किससे रिलेटेड थी, मेटल स्क्रैप से रिलेटेड थी। अभी की वाली नहीं है, मई 26 के लिए नहीं है, ये पहले की अमेंडमेंट थी, ये पिछले, ठीक है ना। तो इसलिए बस हाल फिलहाल में आई है, इसलिए बोल रहा हूँ। मेटल स्क्रैप से याद रखना कि एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, उस केस में, ठीक है ना। और ये 2 कैसे याद करोगे, एक सोसाइटी से याद कर लेना, ठीक है ना, और एक इन 3 चीजों से याद करना है। 3 शब्द ये आपको याद करने हैं, अथॉरिटी, बोर्ड और अदर बॉडी, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा सेटअप है, ठीक है ना, या फिर गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप है, जहां पे गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन 51% या उससे ज्यादा है। ये आपको याद करना है दोस्तों। क्यों याद करना है, अब कई लोग कहेंगे कि क्या जरूरत है इसको याद करने की। देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी कभी इसका क्वेश्चन, इस चैप्टर का क्वेश्चन 9 मार्क्स का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 12 मार्क्स का भी आ सकता है, 10 मार्क्स का भी आ सकता है। अगर अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो मैक्सिमम 99.99% केसेस में आपको देखो सबसे पहले इसके प्रोविजन लिखना पड़ता है। इस चैप्टर के अंदर जब आप आंसर लिखोगे ना, तो आपको प्रोविजन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रोविजन लिखना पड़ेगा। और प्रोविजन के नंबर होते हैं अच्छे खासे, आपको पता ही है। देन आपको कंप्यूट करना है टीडीएस वगैरह, वो मैं आपको बताऊंगा उसका प्रॉपर फॉर्मेट कि क्या होता है ढंग से, ठीक है ना, ओके। और फिर उसके बाद आपको इसके नोट्स देने हैं, मतलब नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है ना। अगर आप इसमें से कुछ भी मिस करते हो तो आपके नंबर कटना शुरू हो जाएंगे। अगर आप खाली ये करते हो, मान लो 9 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आप सीधा निकाल के आ जाते हो कि भैया हाँ टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, ऐसे बोल के आ जाते हो, तो आपके 3-4 नंबर के अलावा आएंगे ही नहीं, ठीक है ना। अगर आपने प्रोविजन ऐड कर दिया और नोट्स नहीं बनाए, ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा आपके 6 नंबर तक आ सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर आप नोट्स भी बनाओगे, तीनों काम करोगे, तब जाके आपके पूरे नंबर आएंगे। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रोविजन है, तो आपको याद होना चाहिए। तो 2 बातें हमने पढ़ ली है, फिर आगे चलते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं टीडीएस, तो टीडीएस के ऊपर सेक्शन होता है सेक्शन 51, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब सेक्शन 51 क्या कहता है, सेक्शन 51 कहता है कि अगर कोई सप्लायर है, ठीक है ना, और रिसिपेंट है, ठीक है ना, अगर रिसिपेंट है, और रिसिपेंट कौन है, नोटिफाइड पर्सन, जो नीचे बताया मैंने 7 लोग, अगर उनमें से कोई है, और ये सप्लायर इनमें से किसी भी बंदे को जो नोटिफाइड पर्सन है क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तो सेल कर रहा है, तो जितने का माल सेल कर रहा है उसके साथ वो जीएसटी वगैरह भी ले रहा होगा, बिल्कुल ले रहा होगा। अब जब ये रिसिपेंट उसको पेमेंट करेगा, ठीक है ना, तो उसको टीडीएस काट लेना है।
लेकिन जब टीडीएस काटेगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि टीडीएस एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी वाले अमाउंट पे काटना है, ठीक है ना, क्लियर है। अब तभी टीडीएस काटना जब 2.5 लाख से अमाउंट ज्यादा होगा, यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा था नहीं इस केस में अमाउंट, तो इसलिए यहाँ पे टीडीएस से नहीं कटेगा। तो ये था आपका बेसिक्स, क्लियर है। अब यहाँ पे जो अगली चीज है हमने जो पढ़ी है वो ये है कि यहाँ पे रिसिपेंट कौन कौन से हो सकते हैं, ये रिसिपेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो मैंने 7 लोग बताए हैं जिनको नोटिफाइड पर्सन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे बार बार, और ये आपको याद करना दोस्तों बहुत अच्छे से, इसको स्टार मार्क कर लो। लगभग हर एक क्वेश्चन के अंदर, सारे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, 99.99% केसेस में सारे क्वेश्चन के अंदर पहले आपको ये लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। ये आपको आना चाहिए, सीधा चिपका देना, कुछ भी नहीं सोचना इसके बारे में, ठीक है ना, कि रिसिपेंट कौन कौन होते हैं, पर्सन नोटिफाइड कौन कौन से, ऐसे हेडिंग डाल के ये साथ के साथ का आपका नाम लिख देना है। बोलो लिख दोगे, ठीक है, लिख दोगे ये बात, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको ये याद होगा, ठीक है ना। 4 लोग पहले ये याद करने, फिर ये 2, और फिर ये 1 मेटल स्क्रैप से याद कर लेना। ये हाल फिलहाल में अमेंडमेंट आई थी। ये 2 कैसे याद करोगे, सोसाइटी और 3 लोगों के नाम से, और ये 4 कैसे याद करोगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड है चारों, ठीक है ना। बोलो क्लियर है, याद होगा जी, बिल्कुल याद होगा। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं दोस्तों, और बिल्कुल आराम से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब तीसरी चीज यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए हैं टीडीएस से रिलेटेड। तीसरी बात मैंने अभी अभी आपको बताया ऊपर वाले केस के अंदर कि एक सप्लायर है, ठीक है, वो सप्लायर क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है ना। और यहां पर कौन है, रिसिपिएंट। रिसिपिएंट कौन हो सकता है, नोटिफाइड पर्सन, जो 7 मैंने ऊपर बताया उन्हीं में से होना चाहिए। बोलो क्लियर है, ठीक है, ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि टीडीएस अगर काटना है तो क्या वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम इस पॉइंट के अंदर ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मतलब टीडीएस कब काटना है, ठीक है ना, ऐसे ही, मतलब कोई भी वैल्यू दे रखी हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये सप्लाई कर रहा है, अगर ये सेल कर रहा है, अगर ये सप्लायर सप्लाई कर रहा है रिसिपिएंट को, तो रिसिपिएंट टीडीएस तभी काटेगा अगर वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो सप्लायर सप्लाई कर रहा है रिसिपिएंट को, वो जो वैल्यू है, ठीक है ना, और वैल्यू भी कौन सी होनी चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई है वो हटा देनी है दोस्तों, खाली टैक्सेबल वैल्यू देखनी है, एग्जेम्प्ट हटानी है हमेशा। तो टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू देखनी है आपको। और जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू भी कौन सी देखनी है, ठीक है ना, ये वैल्यू होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये वर्ड एक एक याद कर लेना आप। ये वैल्यू भी कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर इनवॉइस वैल्यू दे रखी है वो हमारे किसी काम की नहीं है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है ना। इनवॉइस वैल्यू दे रखी है कि भैया इनवॉइस की वैल्यू इतनी है, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करती है इनवॉइस की वैल्यू, ठीक है ना। आपको क्या चेक करना है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू चेक करना है, और वो भी टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट को हटाना है, ठीक है, क्लियर है। अगर वैल्यू जो है, मतलब सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विसेज की रिसिपिएंट को, अगर उसकी टैक्सेबल वैल्यू 2.5 लाख रुपए, ऊपर हमने पढ़ाई थी ये बात, ठीक है ना, मैंने ये बात ऊपर आपको बताई थी, 2.5 लाख रुपए से एक्सीड करता है, एक्सीड मतलब ज्यादा होना चाहिए दोस्तों। अगर 2.5 लाख रुपए तो टीडीएस नहीं कटेगा, बात ध्यान रखना एकदम। कई बार आपको चेक करते हैं, ठीक है, 99% केसेस में प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको चेक करेंगे ही करेंगे, एक आधा पॉइंट ऐसा दे देंगे जिसमें 2.5 लाख का अमाउंट होगा। तो यहाँ पे वर्ड ध्यान रखना है, एक्सीड वर्ड लिखा है मैंने, 2.5 लाख से ऊपर का अमाउंट है, ठीक है ना, तो ही टीडीएस काटना है, रिसिपिएंट टीडीएस काटेगा तो ही 2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए। और 2.5 लाख से ऊपर की वैल्यू भी कैसे चेक करते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स होना चाहिए, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इंक्लूसिव है वर्ड, ठीक है ना, अगर कोई अमाउंट दे रखी है और वहां पे लिख रखा है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो पहले उसको एक्सक्लूसिव कर लेना, वहां से जीएसटी हटा लेना, देन आपको देखना है कि 2.5 लाख से ज्यादा है या नहीं है, ठीक है ना। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो टीडीएस कटेगा। बोलो क्लियर है, ये पॉइंट आपको याद होगा जी, याद होगा, ठीक है ना। अब जब आप प्रोविजन लिखोगे, जब आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा होगा, तो ये भी आपको लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है ना, तो ये भी आपको लिखना है, क्लियर है, ठीक है। चलते आगे, चले अब आ जाते हैं दोस्तों, अगली बात पढ़ते हैं। अब अगली बात में हमें क्या पढ़ना है कि जो ये सप्लायर है, ठीक है ना, ये जो सप्लायर है ये रिसिपिएंट होगा। रिसिपिएंट कौन हो सकता है, 7 लोग, उनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर सप्लायर सप्लाई कर रहा है गुड्स की या सर्विसेज की, हमें वैल्यू तो पता लगी, 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई लेंगे नहीं, टैक्सेबल होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखना है, ये सारी बातें मैंने ऊपर आपको बता दी हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये आता है कि अगर रिसिपिएंट टीडीएस काटता है तो किस रेट से टीडीएस काटेगा। अगर ये टीडीएस काट रहा है, ठीक है ना, मान लो अमाउंट 2.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना,
जो ऊपर बातें हमने पूरी की वो सारी बातें होगी। लेकिन अब रिसिपेंट करा कि भैया रेट क्या होगा, मैं किस रेट से टीडीएस काटूंगा। तो टीडीएस कटेगा 1% सीजीएसटी, ठीक है ना। सीजीएसटी अगर है तो 1%, सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है तो 1% रहेगा, याद रखना दोस्तों। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है तो समझ जाना 1%, और अगर आईजीएसटी लग रहा है तो दोनों का टोटल हो जाता है, तो पता ही आपको, ठीक है ना। आईजीएसटी के केस में, ठीक है ना, अब आपको ये तो पता ही होगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी कब लगता है इंटरेस्टेड सप्लाई में, आईजीएसटी कब लगता है इंटरेस्टेड सप्लाई में, तो वो बातें तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है तो 1% का रेट रहेगा, और एग्रीगेट कर देंगे दोनों का 2%, आईजीएसटी केस में 2%, तो रेट भी आपको पता लग गया। बोलो क्लियर है, रेट भी आपको पता लग गया। चले आगे, 4 बातें मैंने आपको बता दी हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5वीं बात, ठीक है ना। और 99% ठीक है चीज़ें आपकी इस पॉइंट के साथ लगभग पूरी हो जाएंगी, ठीक है। 5वीं बात, अब सवाल ये है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि जब एक सप्लायर सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज, टैक्सेबल सप्लाई, वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई काउंट नहीं करते, ठीक है ना। रिसिपेंट कौन होगा, नोटिफाइड पर्सन, 7 लोग, ठीक है, नोटिफाइड पर्सन। तो हमने देखा कि भैया 2.5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट होगा तो रिसिपेंट टैक्स काटेगा, टीडीएस काटेगा 1% सीजीएसटी और एसजीएसटी केस में, आईजीएसटी केस में 2%। और 2.5 लाख का अमाउंट देखते टाइम हमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है और एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स देखना है। लेकिन सवाल ये है, ठीक है ना, कि टीडीएस काटने की कब जरूरत नहीं है, रिसिपेंट कब टीडीएस नहीं काटेगा। नो टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड, ठीक है। नो टीडीएस नहीं कटेगा दोस्तों, ठीक है। टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों इन 6 केसेस में जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये 6 केसेस में से कोई भी केस है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूं रिसिपेंट, तो रिसिपेंट टीडीएस नहीं काटेगा, ठीक है ना। इसमें से काफी सारी बातें तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आपको वैसे ही याद होगी 6 में से। जैसे कि पहला पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया था दोस्तों, ठीक है ना, कि आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देख रखी होगी, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है आपको, और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जब देखोगे तो याद रखना टैक्सेबल वाली देखनी है, एग्जेम्प्ट वाली नहीं देखनी है। और ये भी ध्यान रखना कि अगर वो इंक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव देख लेना, और जब आप उसको एक्सक्लूसिव जीएसटी कर लोगे तब उसका अमाउंट देखो। अगर अमाउंट 2.5 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का अमाउंट है, अगर 2.5 लाख रुपए के कम है 2.5 लाख रुपए से, या 2.5 लाख रुपए है, तो फिर आप टीडीएस नहीं काटोगे, मतलब रिसिपेंट टीडीएस नहीं काटेगा। बोलो क्लियर है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है, या तो 2.5 लाख है या 2.5 लाख से कम है तो टीडीएस नहीं कटेगा, 2.5 लाख से ज्यादा होगा तभी टीडीएस कटेगा। ये बात हम लोग ऊपर पढ़ भी चुके हैं। दूसरी बात भी मैं आपको बता ही चुका हूं, ये भी मैं लिखवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैंने आपको बार बार ऊपर बताया कि टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है ना, एग्जेम्प्ट सप्लाई काउंट नहीं करते, याद रखना। तो यहां पे मैं लिख ही देता हूं क्या, कि अगर एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है सप्लायर रिसिपेंट को, तो फिर उस केस में तो कोई भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है, ये भी आपको याद होगा। 6 में से 2 बातें तो हमने ऊपर भी पढ़ ली थी, ठीक है। अब तीसरी बात आपको कैसे याद रखनी है, ठीक है ना। 1 2 3 तो बिल्कुल आसान है क्योंकि 2 तो हमने पहले ही पढ़ लिए। अब तीसरी बात याद करने के लिए बस आप सिर्फ ये याद रख लो, आरसीएम वर्ड। अगर सप्लाई आरसीएम वाली है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सप्लाई, ठीक है ना, सप्लाई कौन सी है दोस्तों, सप्लाई अंडर आरसीएम। अगर आरसीएम वाली सप्लाई है तो फिर कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। तो रिसिपेंट कब कब टीडीएस नहीं काटेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख, ठीक है ना, 25,000 लिख देगा मैंने, हाँ ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से कम है या 2.5 लाख है, तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर इतनी है तो फिर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एग्जेम्प्ट सप्लाई कर रहा है सप्लायर, ठीक है ना, रिसिपेंट को, तो टीडीएस काटने की जरूरत है। जो सप्लाई है वो अंडर आरसीएम है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है। तो ये इन केसेस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। 6 में से 3 तो आपको बिल्कुल आराम से याद हो गए होंगे। अब बाकी के बचे 3 दोस्तों। अब यहां पे मैं आपको पॉइंट नंबर 4 बताने वाला हूं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशल इसके ऊपर भी पूरा क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। तो पॉइंट क्या है दोस्तों, मान लो जैसे हमने बात की थी पीछे की नोटिफाइड पर्सन, 7 नोटिफाइड पर्सन थे, याद है आपको, बिल्कुल याद है। तो हमने नोटिफाइड पर्सन्स की बात की थी पीछे। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई एक नोटिफाइड पर्सन है, मान लो पीएसयू,
ठीक है ना, ओके। और दूसरा नोटिफाइड पर्सन है उसको सप्लाई कर रहा है, मान लो ये भी पीएसयू है, ठीक है ना। मान लो बिटवीन नोटिफाइड पर्सन जो है उनके बीच में सप्लाई हो रहा है दोस्तों, मतलब गुड्स या सर्विसेज की जो सप्लाई है वो नोटिफाइड पर्सन के बीच में है, तो भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद भी करना है, और इसके ऊपर ठीक है ना क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे बार बार। अब एक और पॉइंट कराने जा रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पॉइंट आपको वैसे याद करने के भैया इंपॉर्टेंट थे। कैसे? अब मान लो जो सप्लायर है, ठीक है ना, जो सप्लायर है, जैसे हमने बात की थी सप्लायर और रिसिपिएंट, ठीक है ना, तो ये हो गया सप्लायर, ठीक है ना, और ये हो गया रिसिपिएंट। मान लो ये केस है। अब सप्लायर मान लो दिल्ली का है, ठीक है ना, तो ये है दिल्ली का, ठीक है ना, तो सप्लायर कहाँ का है दोस्तों? सप्लायर है दिल्ली का, ठीक है। और जो सप्लाई कर रहा है, सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है ना, ठीक है ना, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई वो भी दिल्ली है, ठीक है ना, वो भी क्या है? दिल्ली है। मतलब ठीक है ना, जो सप्लायर का प्लेस है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो दोनों तो दिल्ली हैं, मतलब दिल्ली मतलब सेम स्टेट है दोनों का। अगर कभी भी ऐसा हो कि सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों का सेम स्टेट हो, जैसे इस केस में है, दोनों के केस में दिल्ली, लेकिन जो रिसिपिएंट है दोस्तों, ठीक है ना, जो रिसिपिएंट का प्लेस है वो दिल्ली नहीं है, ठीक है ना, वो अदर स्टेट है, मान लो जैसे हरियाणा है, ठीक है, तो उस केस में फिर टीडीएस काटने की जरूरत है नहीं है। बोलो समझ में आपको? उस केस में टीडीएस काटने की जरूरत है नहीं है। चलें आगे, बिल्कुल याद होगा हुआ। किस केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है? जब सप्लायर का प्लेस और प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट है लेकिन रिसिपिएंट का कोई दूसरा स्टेट है, तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। तो आपको कैसे याद करना है? टोटल 6 पॉइंट याद करने हैं, ठीक है ना, जिनमें टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है ना। कौन कौन से केस में? 3 में से 2 तो ऊपर वाला, ठीक है ना, ऊपर ही पढ़ चुके तो उससे याद हो जाएगा। एक आरसीएम वर्ड याद कर लेना, तो तीनों पॉइंट याद हो गए। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 इंपॉर्टेंट में पहला इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों ही नोटिफाइड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है, ठीक है ना, तो टीडीएस नहीं कटेगा। और दूसरा कौन सा बताया मैंने? ठीक है ना, मैंने बताया कि जो सप्लायर का प्लेस और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है लेकिन रिसिपिएंट का अदर स्टेट है, उस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब बचा सिर्फ एक पॉइंट, ये आप वैसे ही याद कर लेना, ये आप वैसे ही याद कर लेना। ऐसे मानो, ठीक है ना, कि जो सप्लायर है ना वो अनरजिस्टर्ड है, वैसे इससे याद करना है कि सप्लायर क्या है दोस्तों? अनरजिस्टर्ड है, तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, पेमेंट पूरा लिखूं इसको, पेमेंट मेड टू अनरजिस्टर्ड सप्लायर, वैसे इससे याद कर लेना, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से। जो सप्लायर है ना वो अनरजिस्टर्ड, तो टीडीएस नहीं कटेगा। बोलो क्लियर है? ये याद होगा आपको, बिल्कुल याद होगा। ठीक है, चले आगे। अब हो सकता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपसे छोटी मोटी चीजें चेक की जाएं और पूछी जाएं, तो वो पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं, फिर आपका ये 100% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आ जाते हैं आगे की तरफ। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 के अंदर कुछ छोटी मोटी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना, और ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो बातें मैं सारी बता रहा हूँ ये सारी की सारी आपको याद करनी है, सारी आपके काम की है, एक भी वर्ड आपको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या ध्यान रखना है? देखो, अब होता क्या है, ठीक है ना, कि अगर टीडीएस काटा जाता है तो टीडीएस तो जमा कराया जाएगा। जमा कब कराना है भैया? अगले महीने की 10 तारीख तक जमा कराना है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर जमा नहीं कराया तो, ठीक है ना, अगर फेलियर टू डिपॉजिट, फेलियर टू डिपॉजिट टीडीएस, अगर टीडीएस जमा नहीं कराया, फेलियर टू डिपॉजिट टीडीएस, तो क्या होगा? तो 3 चीजें हो जाएंगी उस बंदे के साथ। कौन कौन सी 3 चीजें हो जाएंगी उस बंदे के साथ? आइए इसको देखते हैं। पहली बात तो ये सेक्शन 50 के अंदर जो इंटरेस्ट लगता है ना, वो इंटरेस्ट लग जाएगा उस बंदे पे, ठीक है ना, 18% वाला, 18% के रेट से इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है ना। और जो भी पेनल्टी एप्लीकेबल होगी वो पेनल्टी लग जाएगी। आपको बस यही लिख देना है, ठीक है ना, कि भैया पेनल्टी लगेगी उस पर। बोलो क्लियर है? इसके अलावा लेट फी, बस ये 3 चीजें ध्यान रख लेना। ऐसे कैसे? लेट फीस मतलब अगर किसी ने टीडीएस काटा और जमा नहीं कराया, ठीक है ना, तो उसके साथ 3 चीजें होंगी दोस्तों। क्या होगी? इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनल्टी लग जाएगी और लेट फीस उसको देनी पड़ेगी। लेकिन लेट फीस का अमाउंट ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये कितना होता है? 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे और 5000
दोनों में से जो भी कम हो, ठीक है ना, विच एवरेज लोअर। लेट फी में एल आता है ना, तो यहाँ पे एल मतलब लोअर, इससे याद रख लेना, एल मतलब लोअर। बोलो क्लियर है, ठीक है ना, याद होगा दोस्तों, ठीक है ना, एकदम याद होगा हुआ। पॉइंट नंबर 6 मैंने क्या बताया, ठीक है ना, अगर टीडीएस काट लिया और जमा नहीं कराया तो 3 चीजें होंगी, क्या, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी, ठीक है ना। ओके, इंटरेस्ट कौन सा है, सेक्शन 50 वाला, 18% वाला। पेनल्टी के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है, एप्लीकेबल पेनल्टी लिख देना, खाली काम चल जाएगा। लेट फी में क्या लगेगा, 100 रुपीज पर डे और 5000 बीच एवरेज लोअर। लोअर कैसे याद रखना है, कई बार हायर लिख देते हैं यहाँ पे, तो हायर मतलब लिखना, लोअर लिखना है, इससे याद रखना। लेट फी का पहला वर्ड एल, यहाँ भी एल मतलब लोअर। बोलो क्लियर है, याद होगा आपको, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे टीडीएस के सारे प्रोविजन खत्म हो गए। तो टीडीएस के एक बार सारे प्रोविजन मैं फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना, और उसके बाद मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके होते हैं, जिससे कि आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आए। चलें दोस्तों जी, चलते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों टीडीएस के प्रोविजन। टीडीएस पे सेक्शन कौन सा लगता है, सेक्शन लगता है 51, ठीक है ना, सेक्शन लगता है 51। अब यहाँ पे इसका हल्का सा हमने पहले बेसिक्स क्लियर किया। बेसिक्स में सिर्फ ये पढ़ा कि अगर सप्लायर रिसिपेंट को सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज, ठीक है ना, तो उस केस में जो वो माल बेच रहा है, गुड्स बेच रहा है या सर्विसेज दे रहा है, तो जो भी वैल्यू होगी विद जीएसटी अमाउंट देगा। तो जब रिसिपेंट उसको पेमेंट करेगा तो उसका टीडीएस काट लेगा, लेकिन टीडीएस तभी काटना है जब 2.5 लाख रुपए से अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब 2.5 लाख रुपए की अमाउंट देखेंगे तो वो एक्सक्लूसिव जीएसटी देखेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होनी चाहिए, इनवॉइस वैल्यू नहीं देखते हैं, ये बात ध्यान रखना। और रिसिपेंट कौन हो सकता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये था। तो 7 लोग मैंने बताए, नोटिफाइड पर्सन, ये आपको याद होना चाहिए, 100% आपको याद करना है एज इट इज, क्योंकि जब आप एग्जाम के अंदर प्रोविजन लिखोगे तो ये आपको एज इट इज चिपका देना है। नोटिफाइड पर्सन में 7 लोगों के नाम कैसे याद करोगे, पहले 4 याद कर लेने, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, पीएसयू है। 2 याद रख लेना है, ठीक है ना, अलग पॉइंट है इसलिए सोसाइटी से, ये 3 नाम से ये याद रख लेना, ठीक है ना। और एक कैसे याद रखना है, हाल फिलहाल में जो है मेटल स्क्रैप की अमेंडमेंट आई थी, जिसमें एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को अगर सप्लाई करता है मेटल स्क्रैप तो वो आ जाएगा। चलें आगे, तीसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, तीसरे पॉइंट में हमने पढ़ा कि वैल्यू क्या, कौन सी वैल्यू देखनी है। तो वैल्यू एग्जाम्प्ट सप्लाई नहीं होनी चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू देखनी है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखनी है, इनवॉइस वैल्यू नहीं देखनी है। और वैल्यू क्या देखेंगे दोस्तों, 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा बोला है मैंने, 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है टीडीएस कटेगा ही नहीं, हमने ये बात अभी पढ़ी। और ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। चले आगे की तरफ, फिर हमने देखा किस रेट से टीडीएस काटेगा। अगर रिसिपेंट टीडीएस काट रहा है तो किस रेट से काटेगा। अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लग रहा है तो 1% का रेट रहेगा, और आईजीएसटी लग रहा है तो 2% का रेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात हमने पढ़ी क्या, कि भैया कुछ केसेस ऐसे पढ़े हमने जहां पे टीडीएस नहीं काटना है, ठीक है। टीडीएस कब कब नहीं कटेगा, 6 बातों पे टीडीएस नहीं कटेगा। ये 3 बातों में से 2 तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। 2.5 लाख है, उससे कम अमाउंट है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है ना। और एग्जाम्प्ट सप्लाई है, क्योंकि टैक्सेबल सप्लाई पे ही टीडीएस कटता है, एग्जाम्प्ट सप्लाई है तो टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन सप्लाई अंडर आरसीएम है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा, आरसीएम से याद रख लेना। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नोटिफाइड पर्सन के बीच में सप्लाई हो रही है तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है ना। और अगर, ठीक है ना, सप्लायर क्या प्लेस और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट और रिसिपेंट का अलग स्टेट है तो उस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। बच गया एक, सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है उसको पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। अब कुछ बातें ऐसी जो कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं, उनमें से ये बात आपसे चेक की जा सकती है कि टीडीएस अगर काट लिया और जमा नहीं कराया तो क्या होगा। तो 3 बातें होंगी उस बंदे के साथ, क्या होंगी, ठीक है ना। एक तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% का रेट से, और पेनल्टी लग जाएगी जो भी एप्लीकेबल होगी, और लेट फी 100 रुपीज पर डे, 5000 बीच एवरेज लोअर। यहाँ पे आपका चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया है, प्रोविजन सारे के सारे। अब हम इसके चेक करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ये शुरू करते हैं अब इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। टीडीएस के बेस्ट क्वेश्चन मैं यहाँ आपको कराऊंगा, ठीक है, और सबसे अच्छे क्वेश्चन जिसकी वेटेज 9 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर तक की भी हो सकती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टडी मैट में मिल जाएगा आपको, किसी भी कंपाइलर, कोई भी कंपाइलर आपके पास है उस कंपाइलर में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। स्टडी मैट के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। टीडीएस के अंदर इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, ठीक है ना, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 99% केसेस के अंदर
टीडीएस में, ठीक है ना, जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि ज़्यादातर लोग, ठीक है ना, क्या करते हैं, उसकी कंपटीशन कर देते हैं, टीडीएस निकाल के दिखा देते हैं, लेकिन प्रोविजन अच्छे से नहीं लिखते हैं, नोट्स अच्छे से नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से नंबर नहीं आते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जब भी आप टीडीएस का क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है ना, हमेशा टीडीएस का क्वेश्चन जब भी शुरू करते हैं, आपको 3 बातें ध्यान रखनी है कि 3 चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है उसके अंदर। ये 3 चीज़ें आप दिमाग में रख लो कि आपको ये 3 चीज़ें तो दोस्तों लिखने ही पड़ेंगी। ये 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं, आइए मैं आपको आंसर में भी दिखा देता हूँ, फिर मैं ये क्वेश्चन आपको करा दूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है, टीडीएस के अंदर प्रोविजन, ठीक है। तो टीडीएस का जब आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, तो सबसे पहली चीज़ है कि उसका प्रोविजन आपको आता होगा। मैं ये मान के चलता हूँ आपने टीडीएस के सारे प्रोविजन अच्छे से पढ़े होंगे। तो एज पर सेक्शन, ठीक है, 51, ठीक है, सेक्शन ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टीडीएस के प्रोविजन आपको याद होगा, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम देखते थे। अगर याद हो तो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, तो टीडीएस के अंदर जैसे कि ये वाला पॉइंट है, मैंने आपको बताया था पर्सन नोटिफाइड, तो पर्सन नोटिफाइड वाला ये वाला पॉइंट आपको लिखना है हमेशा, ठीक है ना। तो एक तो ये वाला पॉइंट आपको हमेशा लिखना है, ठीक है। प्रोविजन के अंदर आगे चलते हैं, ठीक है, नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर, जिसके अंदर वैल्यू की बात की थी हमने, याद हो तो ये वैल्यू वाला पॉइंट भी आपको हमेशा लिखना है, और ये रेट वाला पॉइंट भी आपको हमेशा लिखना है, ठीक है ना। तो ये रेट वाला, वैल्यू वाला और ये पॉइंट, ये 3 पॉइंट आपको प्रोविजन के रूप में लिखने ही लिखने हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसका जब आंसर हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सबसे पहले प्रोविजन, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं अभी तक कि क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, आप इसको पूरे को देखो, इस तरीके से ये अच्छा खासा क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये होगा क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर जब शुरू किया है इन्होंने, ठीक है, ये स्टडी मेट का ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अगर आप आंसर देखोगे इसका, तो सेक्शन 51 के हिसाब से इन्होंने क्या क्या चीज़ें लिख रखी है, एक तो रेट दिखा रखे हैं, ठीक है ना, एक वैल्यू वाला पॉइंट लिख रखा है जो हमने बात की थी, और एक जो पर्सन नोटिफाइड हमने पढ़े थे वो सारी लिस्ट यहाँ पे दिखा रखी है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ तक इसने दिखा दी है। अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें इसने यहाँ तक दिखा दी है, ठीक है ना। फिर जाके दूसरा जो पॉइंट है, फिर जाके आपको दूसरा पॉइंट शुरू करना है। दूसरे पॉइंट के अंदर क्या शुरू करना है, इन द गिवन केस करके लिखना है, ठीक है ना, इन द गिवन केस। तो दूसरे पॉइंट के अंदर इन द गिवन केस करके आपको एक फॉर्मेट बना लेना है, और ये वाला फॉर्मेट आपको बना लेना है। ये फॉर्मेट बनाना बहुत आसान है, चाहो तो आप बगैर फॉर्मेट भी कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मेट को बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है उसका ये फॉर्मेट कैसे बनाना है, आप क्वेश्चन जब पढ़ोगे, ठीक है ना, कोई भी जो क्वेश्चन होगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर जब हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सीरियल नंबर दे रखा होगा, इसको कॉपी कर लो एज इट इज, देखो जैसे इसने कर रखा है। उसके बाद पर्टिकुलर दे रखा होगा, ठीक है ना, उसको कॉपी कर लो पर्टिकुलर को। उसके बाद तीसरी चीज है टोटल वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो टोटल वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे जैसे उसने लिख रखी है। उसके बाद दे रखा है पेमेंट ड्यू, ठीक है ना, पेमेंट ड्यू वाला कॉलम भी बना लेंगे, ठीक है ना। ये 4 चीजें जो उसने दे रखी थी, ये एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। उसके बाद आपको पता ही है क्या, सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी का अमाउंट निकाल के दिखाना है टीडीएस का, ठीक है ना। तो वो टीडीएस का अमाउंट कैसे निकालेंगे, 3 कॉलम बना देना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है ना। तो ये आप 3 कॉलम बना देना। इसके अलावा ये 4 तो आपको क्वेश्चन से ही कॉपी कर लिए, ये 3 सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी बना देना, ठीक है ना। और लास्ट में इसके, बिल्कुल ये हो गया दूसरा पॉइंट, लास्ट में जाके तीसरी चीज आपको क्या करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आंसर को 3 पार्ट में बांटना है। पहले उसका प्रोविजन लिखना है, प्रोविजन में क्या लिखना है, वैल्यू लिखनी है, रेट के बारे में लिखना है, और नोटिफाइड पर्सन की लिस्ट लिखनी है। इन द गिवन केस करके ये फॉर्मेट बनाना है, और उसके बाद नोट्स बनाने हैं। जितने भी पॉइंट ऊपर दे रखे होंगे उन सभी पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं दोस्तों, ठीक है ना। मतलब आप जब क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन में ये काफी सारे पॉइंट दे रखे होंगे, ठीक है ना, ये काफी सारे पॉइंट दे रखे होंगे। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो देखो सीरियल नंबर में 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 के बाद अब थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे 5 6 और 7 पॉइंट दे रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे नोट्स में तो 7 ही नोट बना रखे होंगे इसने, 1 2, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको घबराने वाली बात ही नहीं है कोई। 3, और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, अगर आपको प्रोविजन आते हैं ढंग से, ठीक है, टीडीएस के टोटल 6 पॉइंट अगर वो आते हैं तो उसके अंदर से ही सब कुछ होगा, ठीक है। ओके, 5 और यहाँ पे 6 और 7, देखो 7 पॉइंट इसने लिख रखे हैं, ठीक है ना। तो ये 7 पॉइंट के आपको नोट लिखने हैं, तो आंसर खत्म होगा। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी,
ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि लिखना क्या क्या है। तो सबसे पहले आंसर जब शुरू करते हैं तो प्रोविजन लिखना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू आपको मैंने बता रखा है वैल्यू के बारे में, ठीक है ना, और इसके अलावा रेट के बारे में मैंने आपको बता रखा है, और नोटिफाइड पर्सन, ये तीनों आपको लिख देने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कि भैया टीडीएस कब कटेगा, जब वैल्यू एक्सीडिंग, ठीक है ना, 2,50,000 होगी, ठीक है ना, और एक्सक्लूसिव जीएसटी टैक्सेबल वगैरह सब बातें मैंने बता रखी है, रेट के बारे में भी, और नोटिफाइड पर्सन की पूरी लिस्ट। तो पहला काम तो आपको ये कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाओ नीचे, इन द गिवन केस। इन द गिवन केस में जब आप टीडीएस निकालोगे कि भैया टीडीएस किस पे लगेगा नहीं लगेगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी जब निकालोगे, तो यहाँ क्वेश्चन आ दो, आप क्वेश्चन आ दो। अब ये कैसे निकालते हैं आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को पढ़ो। मनिहार एंटरप्राइज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कहाँ पे ये, दिल्ली के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको पता लगेगा, ठीक है ना, कि इंटरस्टेट है या इंटरस्टेट है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूसिव टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसी, ठीक है ना, एंड द पर्सन नोटिफाइड अंडर सेक्शन 51। तो सेक्शन 51 के अंदर बात करी दी है इसने, ठीक है। इट हैज बीन प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सप्लाई मेड देयर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब कुल मिला के एक एंटरप्राइज है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रही है गुड्स, सेक्शन 51 यानी टीडीएस की बात कर रहा है, और कुछ भी नहीं है, और जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो अक्टूबर के महीने की दे रखी है, और कुछ भी यहाँ पे नहीं दे रखा है। अब यहाँ नीचे आएंगे, ये तो कुछ खास बात थी नहीं, यहाँ तो हमें एक दो बातें ही पता लगी है। एक तो हमें पता लगा कि भैया टीडीएस का पॉइंट है, तो टीडीएस का क्वेश्चन है, एक तो हमें ये पता लग गया सेक्शन 51 लिख रखा है, ठीक है ना, और दूसरा ये दिल्ली का है, ठीक है ना, जो एंटरप्राइज है दिल्ली से, ये दो बातें ध्यान रखनी है। नीचे आ जाएंगे, अब एक एक चीज आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको क्या करना है, पहले तो जैसा कि मैंने बताया था, प्रोविजन आपने लिख दिया होगा, और ये चारों कॉपी करके सीजीएसटी एसजीएसटी ये फॉर्मेट आपने बना लिया होगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे पहला पॉइंट पढ़ो, पहला पॉइंट पढ़ो, और पहले पॉइंट के अंदर क्या लिख रखा है, सीरियल नंबर, और यहाँ पे ये चीज दे रखी है कि भैया सप्लाई ऑफ स्टेशनरी टू द फिशरीज डिपार्टमेंट कोलकाता। तो ऊपर दिल्ली था, यहाँ पे कोलकाता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दिल्ली और कोलकाता, ठीक है ना, तो इंटरस्टेट हो गया ना, तो एक तो मतलब हो गया आईजीएसटी लगेगा, लेकिन आईजीएसटी तो बाद में लगेगा, पहले यहाँ पे देखो, हमेशा इस लाइन में देखना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के अंदर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिख रखा है, ठीक है ना, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी लिख रखा है। तो ये जितने भी अमाउंट दे रखे हैं दोस्तों, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। आपको पता ही है कि जब हम टीडीएस की वैल्यू देखते हैं, तो टीडीएस की वैल्यू देखते टाइम हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव जीएसटी देखते हैं। तो 2,60,000 का आपको एक्सक्लूसिव जीएसटी बनाना है, ठीक है ना, 2,60,000 का पहले तो आपको एक्सक्लूसिव जीएसटी बनाना है। तो आप, क्योंकि देखो टीडीएस तो तभी कटेगा ना जब 2.5 लाख से अमाउंट ज्यादा होगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन इंक्लूसिव है ना, इसको एक्सक्लूसिव बनाएंगे तभी तो पता लगेगा, ठीक है ना। ये 2,60,000 तो इंक्लूसिव है, एक बार इसको एक्सक्लूसिव बनाएंगे, फिर चेक करेंगे 2.5 लाख से ज्यादा है या नहीं है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, जीएसटी का रेट। तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जीएसटी का रेट दे रखा होगा, ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जीएसटी का रेट दे रखा है, रेट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी 9%, 9% और 18%, तो कुल मिला के 18%, ठीक है ना। जीएसटी का रेट कितना हो गया, 18%, ठीक है। तो ऊपर आ जाओ, ठीक है, ऊपर आ जाओ दोस्तों यहाँ पे। तो 2,60,000, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे 2,60,000, 2,60,000, ठीक है। इसमें इंक्लूसिव है ना 18%, तो ये अपने आप में 118% हो गया, ठीक है ना। हमें निकालना है 100 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर ये निकाल देंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो 2.5 लाख से कम आ रही है। अब 2.5 लाख से कम आ रही है, इसका मतलब जो ये पेमेंट ड्यू है ना, ये अमाउंट, इस पे कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम डॉट 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 लगा देंगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे आंसर देखोगे तो ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे पहले सब कुछ लिख के, ठीक है ना, और जो बात मैंने बताई उसका नोट बना देना है आपको, नोट 1, है ना। तो यहाँ पे ये होगा, और ये पेमेंट ड्यू, ये तो कॉपी पेस्ट है, तो यहाँ पे डॉट 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 करके आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है कि भैया कुछ नहीं होएगा, ठीक है। क्यों नहीं होएगा, इसका नोट नंबर 1 जो मैंने बताया वो नीचे लिख रखा हुआ है इसने, ये नोट्स में दिखा देना, ठीक है ना। क्या दिखाना नोट्स के अंदर, यही कि आप वैल्यू निकाल के दिखा दो, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग आईजीएसटी, ठीक है ना। तो कैसे निकालोगे, 2,60,000 डिवाइड बाई 118 इंटू में 100 करोगे, 2.5 लाख से कम आगा। अब जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है डज नॉट एक्सीड 2.5 लाख, तो इसलिए कोई टीडीएस कटेगा ही नहीं, तो बात खत्म होगी, पहला पॉइंट होगा। इस तरीके से आप नोट लिख देना, हल्का सा, कुछ नहीं निकालना है आपको, बस वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकाल के और आपको ये बता देना कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा नहीं, इसलिए कोई टीडीएस नहीं कटेगा। फालतू में बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट होगा दोस्तों, ठीक है, पहला पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे कहता है सप्लाई ऑफ कार रेंटल सर्विसेज, ठीक है ना। ये दिल्ली,
तो वो भी दिल्ली, ये भी दिल्ली, CGST SGST, ठीक है ना। अब 9,95,000 ये भी इंक्लूसिव, इसको भी एक्सक्लूसिव बनाओ, ठीक है ना। तो इसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाएंगे, जैसे ये बनाया था, ठीक है। तो क्या करेंगे, ठीक है, 2,95,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू में 100। तो ये अगर आप जब करोगे ना तो ये एग्जैक्टली अमाउंट कितना आएगा, आइए इसका नीचे नोट दिखाना है आपको, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे देखो नोट नंबर 2 बना रखा है इसने इसी के ऊपर, ठीक है ना। तो इसने क्या बोला कि भैया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकाल देंगे, ठीक है ना। इंक्लूसिव जीएसटी तो एक्सक्लूसिव जीएसटी कैसे निकलेगा, ठीक है, 2,95,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू में 100, 2.5 लाख निकल गया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक गलती कर देते हैं कई लोग यहाँ पे एक्सीडिंग 2.5 लाख होना चाहिए, ठीक है, एक्सीडिंग 2,50,000 होना चाहिए, मतलब 2,50,000 से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 2,50,000 है, ठीक है ना, तो ये 2.5 लाख से ज़्यादा थोड़ी है, इसलिए कोई टीडीएस नहीं कटेगा यहाँ पे भी, दोनों केस में। लेकिन आपको फिर भी क्या करना है, दिखाना है, ऐसा मत करना कि नहीं दिखाओ कहीं, ठीक है। तो लिखना है प्रॉपर और फिर डॉट 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 करके दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरे पे आ जाते हैं दोस्तों। तीसरे पॉइंट में सप्लाई ऑफ हैवी मशीनरी टू द पब्लिक सेक्टर PSU लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है ना। तो ऊपर दिल्ली, यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, ऊपर दिल्ली यहाँ पे उत्तराखंड। ये तो आंसर खोल लिया मैंने, यहाँ जाता हूँ, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ हैवी ये रहा, ठीक है ना, कहाँ पे है, ये रहा उत्तराखंड। तो दिल्ली और उत्तराखंड यानी कि 2 अलग स्टेट हो गए, तो ये क्या होगा, इंटर स्टेट होगी, तो IGST लगेगा। अब यहाँ पे 5,90,000 है, 5,90,000 भी इंक्लूसिव, इसको एक्सक्लूसिव बनाओ और फिर देखो 2.5 लाख से ज़्यादा है कि नहीं है, क्योंकि ये 2.5 लाख से ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। तो नीचे नोट बना के दिखा देना, ठीक है, जैसे हमने किया है हमेशा। तो नीचे नोट बना के दिखा देना, नोट नंबर 3 ये रहा, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग IGST, ठीक है ना, 5,90,000 डिवाइड बाई 118 इंटू में 100, ये 5 लाख आ गया, 2.5 लाख से ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए TDS कटेगा। IGST के केस में TDS का रेट होता है 1% CGST, 1% SGST, और IGST के केस में 2% हो जाएगा, तो 2% कर दो। किसका निकालना 2%, ये बड़ी कन्फ्यूजन है। अगर कभी भी पेमेंट ड्यू इन अक्टूबर, अगर ड्यू अमाउंट दे रखा है तो हमेशा उस पर कटता है, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो 25,000 है ना, इस पे कटेगा कितना परसेंट, 2%। तो 25,000 का 2% कितना होता है, ये हो गया 500, शायद एक बार देख लो, 500 हो गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी, ये तो नोट हो गया, ऊपर इसका आंसर यहाँ पे आपको लिख देना है यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये सब लिख के, और ये IGST वाले कॉलम में आप 500 रुपये दिखा देना बस, ठीक है ना। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन में। ये रहा पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता है, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स दिल्ली ऑफिस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक ए सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ अंडर द सोसाइटी, इतने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या दे रखा है यहाँ पे, तो भैया ऊपर भी दिल्ली है, ये भी दिल्ली है, तो दिल्ली दिल्ली मतलब इंटरस्टेट होगी, मतलब CGST SGST लगेगा। 6,49,000, पहले तो इसको एक्सक्लूसिव करो, 6,49,000 इंटू में 100 डिवाइड बाई 118, ऑब्वियसली बात है 2.5 लाख से ऊपर आएगा। इसका नोट भी दिखा देना आपको, जैसे बाकी के दिखाए हैं। और जो पेमेंट ड्यू है ना 50,000, इस पे निकाल दोगे 1%, तो 500 तो CGST का अमाउंट आ जाएगा और 500 SGST का आ जाएगा, IGST में डॉट लगा दोगे। आइए इसको देखते हैं कैसे करना है, नीचे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा 6,49,000, जैसे मैंने बताया था 500 यहाँ पे डॉट कर देना, ठीक है ना। नोट नीचे दिखा दोगे आप इसका, जैसे बाकी के नोट दिखाए थे, नोट इसका नीचे दिखा दोगे। क्या लिखोगे कि भैया वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग GST, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाल के दिखा दो, निकाल के दिखा दिया। अब 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है ना, इसलिए TDS कटेगा, और TDS कितना कटेगा, ठीक है, TDS कटेगा 1%, 1%, ठीक है, बोलो क्लियर है, 1% और 1%। चलें दोस्तों, क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल ठीक है। नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ तक हो गए 4 आइटम, आपको समझ में आ गई होंगी। पांचवें आइटम में कहता है, ठीक है ना, इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ आंध्रा भवन लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है, ये लो, ठीक है ना। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू विद द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, रजिस्टर ओनली विद इतने। अब अगर देखो ये वाला पॉइंट आप क्या है, अब आप कई लोग इसमें गड़बड़ कर देंगे, ठीक है ना। इसमें क्यों गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो TDS का अमाउंट है ना, TDS का अमाउंट निकलेगा ही नहीं, TDS लगेगा ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि किस किस केसेस में TDS नहीं लगता है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, जो सप्लायर वो दिल्ली का है, ठीक है ना। इंटीरियर डेकोरेशन कहाँ पे हो रही है, दिल्ली में, ठीक है ना, ओके। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी कहाँ हो गया, दिल्ली हो गया। और अगर आप इसमें रिसिपेंट को देखोगे तो वो अदर उसका है, अदर स्टेट का है, तो उस केस में TDS लगता ही नहीं। तो यहाँ पे तो नील नील लगाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा। ये आप देखोगे ना TDS किस किस केसेस में नहीं लगता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ देखो प्रोविजन दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये देखो, ये वाला पॉइंट दे रखा है वहाँ पे,
ये मैंने कराया था, इंपॉर्टेंट भी लिख रखा मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि जो सप्लायर है वो दिल्ली का है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, दिल्ली है। सेम केस जो मैंने लिख रखा है, सेम स्टेट हो गया, लेकिन रिसिपेंट अदर स्टेट का है, जैसे इस क्वेश्चन में था, तो उस केस में कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो टीडीएस किस केस में नहीं कटता, उसमें था ये पॉइंट नंबर 5। तो ये पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, नो टीडीएस, ये मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। तो ये होगा, क्लियर है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है ना, इसका भी नोट दिखा दो, लेकिन नोट जरूर लिख देना ताकि थोड़े प्रोविजन लिख दो आप, और उसके नंबर भी होते हैं, तो आपको नोट लिखना ही लिखना है। चलिए इसका नोट दिखा देता हूँ आंसर के अंदर, ये रहा यहाँ पे। तो जो प्रोविजन होता है वो आपको दिखा देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा आपका पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 के अंदर ये इस तरीके से प्रोविजन, जो छोटी मोटी बातें मैंने बताई ना, वही बातें आपको लिख देनी है इसके अंदर अपने पास से बना के, ठीक है ना। कोई दिक्कत इसमें ऐसी है नहीं, ठीक है ना। बता देना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ठीक है ना, हमने बात कर ली है, ठीक है ना। ओके, तो सप्लायर की लोकेशन, सेम स्टेट, वही बातें लिख देनी सारी की सारी, ठीक है ना। तो इस केस में क्या है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, वो सब बातें आप अपने पास से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम आपको चिपकाना है, ठीक है। ओके, क्लियर है। अब चलते हैं दोस्तों, 5वां पॉइंट होने के बाद अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 के अंदर क्या कहता है, क्वेश्चन हमने निकाल लिया, सप्लाई ऑफ प्रिंटेड बुक्स एंड प्रिंटेड पोस्ट कार्ड्स टू द वेस्ट दिल्ली पोस्ट ऑफिस आउट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इतनी, ये यहाँ पे भी लिख रखी है 9,72,000, ठीक है ना। इसके अंदर एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है, मैंने आपको बताया ही था, एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में कोई टीडीएस एप्लीकेबल होता नहीं है, आपको याद नहीं होगा, लो यहाँ पे मैंने बताया था, ये लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो दोस्तों, कहाँ गया, नीचे की तरफ, ये रहा, ये देखो, मैंने आपको बताया था टैक्सेबल वैल्यू लेते हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई को हटा देना है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई हटा दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 9,72,000 में से एग्जेम्प्ट सप्लाई कितनी है, 7 लाख है, हटा दो इसको, कितना बचा, 2,72,000 बचा टैक्सेबल। तो 2 लाख यहाँ देखने के लिए इसमें गड़बड़ कर दोगे आप, तो यहाँ पे से इसमें से अगर 7 लाख हटा दोगे आप, तो अमाउंट कितना बचा, 2,72,000। लेकिन ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, इसको एक्सक्लूसिव बनाओगे अगर, तो ये 2.5 लाख से कम आएगा, तो इसलिए टीडीएस कटेगा ही नहीं, नो टीडीएस। और ये सब बातें आपको वहाँ लिख देनी है, ठीक है ना, आंसर में भी और यहाँ पे नोट में भी, नोट यहाँ पे दिखा दोगे आप, तो नोट के अंदर यही सब बातें जो मैंने आपको ऊपर बताई है, ये सब बातें आपको लिख देनी है नोट के अंदर। और 2,72,000 का एक्सक्लूसिव जीएसटी निकालोगे तो 2.5 लाख से ज़्यादा है ही नहीं, इसलिए कोई टीडीएस वगैरह की जरूरत पड़ेगी नहीं। और ऊपर जब दिखाओगे इसको फॉर्मेट के अंदर, तो फॉर्मेट में ये लो, ठीक है, ये रहा फॉर्मेट, तो कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे, तो सीधा सीधा डॉट डॉट दिखा देना, कुछ करना ही नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट आपको इस चैप्टर से नहीं, किसी दूसरे चैप्टर से दे रखा है, तो हल्का सा प्रोविजन आपको याद होगा, तो मैं आपको नहीं याद है तो थोड़ा याद दिला दूंगा। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइन इन म्यूनसिपल एरिया ऑफिस दिल्ली, 3,50,000, 3,50,000, ठीक है। नीचे आ जाते हैं और कुछ लिख रखा है, मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू द municipal corporation of Delhi also involve the replacement of the defect lights and other spares. However, value of supply of goods are not more than 20% of value of composite supply. अब आपको कुछ थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा होगा, जिन लोगों को नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। कंपोजिट सप्लाई के केस में जब गुड्स और सर्विसेज दोनों ही होते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि गुड्स की वैल्यू क्या है, जो सप्लाई हमने की है। अगर गुड्स और सर्विसेज एक साथ सप्लाई कर रहे हो, उस कंपोजिट सप्लाई हो रही है, तो उस केस में सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू क्या है। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स की वैल्यू, ठीक है ना, 25% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, 25% से ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो इस केस में टीडीएस की भी रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे खुद ही इसने बोल दिया है क्या, कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट मोर देन 25%, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। ये सब बातें लेकिन आपको प्रोविजन में लिख देनी है। तो यहाँ पे आ जाओ, तो मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट देखो, डॉट 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 करके लिख दिया इसने, ठीक है ना, खत्म हो गया क्वेश्चन, फॉर्मेट पूरा का पूरा। और नीचे लास्ट में जाके इसको नोट के रूप में जो मैंने बात बताई है वो नोट लिख देना है। ये देखो इसने नोट लिख दिया यहाँ पे, ये रहा पॉइंट नंबर 7 जो मैंने बताया था, ठीक है ना, कि कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अगर 25%, ठीक है ना, 25% से ज़्यादा नहीं है टोटल वैल्यू का, तो इसका मतलब है वो जीएसटी से एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा तो फिर टीडीएस तो कटेगा ही नहीं ना, ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई पे तो कटता ही नहीं है ना, क्लियर है। तो ये तो पॉइंट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ पे मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया एक, ये बेस्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है, दी बेस्ट क्वेश्चन
सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है, ठीक है ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है अगर मैं बात करूं टीडीएस की। तो टीडीएस के अंदर क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग आपको ये समझ में आई होगी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मिनिमम 9 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ज़्यादा ही मिले तो भले ही, लेकिन 9 मार्क्स का मिनिमम मिलेगा। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको 3 चीज़ें करनी है आंसर के अंदर। मैं फिर से बता देता हूँ ये 3 चीज़ों में आपको क्या करना है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा। तो पहला काम तो क्या करना है, सेक्शन 51 के प्रोविजन लिखने हैं। प्रोविजन में भी 3 बातें खास कर लिखनी ही लिखनी है। क्या, वैल्यू के बारे में, किस वैल्यू पे टीडीएस लगेगा, रेट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में, टीडीएस का रेट वगैरह के बारे में, और नोटिफाइड पर्सन की पूरी लिस्ट, ये यानी आपको कर देना है कॉपी पेस्ट। फिर इन द गिवन केस करके, ठीक है ना, इन द गिवन केस करके दोस्तों फिर टीडीएस एप्लीकेबल होगा, अमाउंट वगैरह कैसे निकालनी है वो सब आपको दिखा देनी है इस फॉर्मेट में। ये फॉर्मेट कैसे कर रहे हैं, जैसे इस क्वेश्चन में सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, पेमेंट ड्यू, ये चारों की चारों चीज़ें दे रखी थी, तो कॉपी कर लेनी है। और उसके बाद 3 कॉलम बना लेने, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के, ठीक है ना, और अकॉर्डिंगली इनको निकालते चलना है। और हर एक का नीचे तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, हर एक का नोट दिखाना जरूरी है। नोट के अंदर क्या करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सक्लूडिंग जीएसटी निकाल के दिखानी है। दूसरा आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है या नहीं है, टीडीएस कटेगा या नहीं करेगा, ये 2-3 बातें आप बता देना हर एक नोट के अंदर। अगर आप ऐसा करते हो तो 9 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 9 मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ पे ये था क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप देखोगे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग अलग है, लेकिन काम वही करना है जो हमने ऊपर किया है, ठीक है ना, काम कम नहीं करना है, बिल्कुल काम वही करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में जैसे ऊपर दिल्ली का क्वेश्चन था, ये जयपुर का क्वेश्चन है। सेक्शन 51, ऊपर वाले में भी सेक्शन 51, टीडीएस का था सेक्शन 51, ठीक है। नीचे ये कुछ बातें लिख रखी हैं, ठीक है ना। इसमें से हमारे काम की तो ये है कि जीएसटी के रेट क्या है, 6%, 6%, 12%, ऊपर 9%, 9%, 18% था। नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट लिख रखे हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सेम काम करना है जो आपने ऊपर किया था। यहाँ पे आपको सेम काम करना है जो आपने ऊपर किया था। क्या करना है, जब आप इसका आंसर निकालोगे दोस्तों, पहला काम तो वही करना है, आपको प्रोविजन लिखने हैं सेक्शन 51 के अंदर। और प्रोविजन में वही 3 चीज़ें लिखनी है, वैल्यू, रेट और वो जो भी मैंने आपको बताई थी, लिस्ट लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ओके। दूसरी चीज़, ठीक है ना, दूसरी चीज़, ठीक है, दूसरी चीज़, अगर क्वेश्चन में फिर आप इन द गिवन क्वेश्चन करना, इन द गिवन क्वेश्चन, और इन द गिवन क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, वही सीरियल नंबर जैसे ऊपर लिखा था 1, 2 और 3, और पर्टिकुलर में ये वाली इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू यहाँ पे बताई रखी है सबकी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लिख देना, ठीक है ना, क्लियर है। और फिर हर एक का नीचे नोट्स, तीसरी चीज़ नोट्स, ठीक है ना, हर एक के नीचे नोट्स, नोट नंबर 1, 3 आइटम है तो 1, 2, 3 नोट लिख देना हर एक आइटम पे। और नोट के अंदर क्या लिखना है, हर एक नोट में आपको वैल्यू निकाल के दिखानी है, इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव निकाल के दिखानी है, और टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा ये सब बातें आपको बतानी है। तो 3 नोट हो गए, ठीक है ना। और फॉर्मेटिंग के अंदर एक बात ध्यान रखना, पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे, ठीक है ना, यहाँ पर ये पेमेंट ड्यू वाली चीज़ दे रखी थी, ये इस क्वेश्चन में नहीं है जो अगला क्वेश्चन है। अगर पेमेंट ड्यू ये वाली आइटम अगर दे रखी है, पेमेंट ड्यू है, तो उसी पे हमेशा टीडीएस कटेगा। और अगर नहीं दे रखी है तो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होता है एक्सक्लूसिव जीएसटी, उसी पे टीडीएस कटता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या करना है, उसी पे आपको क्या करना है, टीडीएस काटना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोलो क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अब ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 9 का, इसने, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9। अब अगर ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन तो 9 मार्क्स का आ सकता है, अब हो सकता है ये वाला क्वेश्चन 9 मार्क्स का ना आए, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन मान लो एग्जाम में 5 नंबर का दे रखा है, ये एग्जाम में 6 नंबर का दे रखा है, तो हल्का फुल्का प्रोविजन कम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। जैसे इसने कर रखा है, क्यों, क्योंकि 3 आइटम है तो यही मान के चलते हैं कि हो सकता है ये 6 नंबर का ही क्वेश्चन हो, 3 नंबर के, अब इतना प्रोविजन लिख के फिर फायदा नहीं है। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप क्या करोगे, लिस्ट छोड़ देना, और क्या, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, आप लिस्ट छोड़ दोगे,
तो वैल्यू के बारे में बता दोगे, रेट के बारे में बता दोगे, ये प्रोविजन लिख दोगे जो इसने लिख रखा है। फिर इन द गिवन केस करके, और फिर वही चीज़ें आपको लिख देनी है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर और टोटल वैल्यू करके। यहाँ पे जो पेमेंट ड्यू वाला कॉलम था वो हट गया है, क्योंकि ऊपर ड्यू का अमाउंट दे रखा था, यहाँ नहीं दे रखा है, तो वो हटा दिया है। उसके अलावा CGST, SGST और IGST, ठीक है ना। अब किस आइटम पे कैसे निकलेगा, और फिर नीचे आप नोट लिख देना। इसे नोट नहीं दे रखे हैं आपकी बार, क्यों नहीं दे रखे हैं नोट्स, ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ इसने नोट क्यों नहीं दिए हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3 आपको लिखने ही लिखने हैं। इसने साथ साथ में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। तो चाहो तो आप भी कर सकते हो, अगर छोटा क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप बना के देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर। अगर मैं आपको कराना चाहूँ तो अभी एक बिल्कुल हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर, अगर मैं आपको ओरली वैसे कराऊँ तो सारी चीज़ें तो मैंने बताई दी हैं। एक बार आ जाते हैं, तीनों आइटम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। पहली आइटम में कहता है सप्लाई ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी टू PSU लोकेटेड इन मुंबई। तो ऊपर जयपुर है, ये मुंबई है, ठीक है। तो जयपुर है, मुंबई है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या लग गया, ठीक है ना, इंटरस्टेट हो गया, IGST लग गया। लेकिन इंक्लूसिव वैल्यू जो रखी है जो कॉन्ट्रैक्ट, वो इंक्लूसिव GST है, तो इसको एक्सक्लूसिव GST बनाओ। 2,72,000, 12% रेट है TDS का ठीक है। तो 2,72,000 डिवाइड बाई 112 इंटू में 100 करोगे तो 2.5 लाख से कमाएगा अमाउंट, तो कोई TDS नहीं, वो डोट करके लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, सप्लाई ऑफ एयर कंडीशन टू द GST डिपार्टमेंट लोकेटेड इन दिल्ली। ऊपर जयपुर है, ये दिल्ली है, ठीक है ना। तो दिल्ली और जयपुर, तो इसका मतलब क्या हुआ, IGST लगेगा, ठीक है ना। इंटरस्टेट हो गया ना, IGST लगेगा। अब यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी ये जो वैल्यू दे रखी है कॉन्ट्रैक्ट की, ये एक्सक्लूसिव दे रखी है, गड़बड़ मत कर देना, ये पढ़ लेना बिल्कुल, ठीक है ना। यहाँ एक्सक्लूसिव दे रखी है, इसको मत कर देना। कभी एक्सक्लूसिव वैल्यू को फिर से एक्सक्लूसिव कर दो, पता लगे 2,55,000 डिवाइड बाई 112 इंटू में 100 करके आपने सोचा कि नहीं, ये वर्ड पढ़ लेना। यहाँ इंक्लूसिव था इसलिए किया था हमने, यहाँ कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ये तो यहाँ पे जो सीधा 2,55,000 है, ये एक्सक्लूसिव वैल्यू है। तो इसी के ऊपर 2,55,000 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, 2% निकाल देंगे, ठीक है ना। TDS 2%, तो निकालोगे तो ये आ जाएगा 5,100। कितना आ जाएगा, ठीक है, मैं एक बार निकाल के देखूँ, आप लोग भी निकाल के देखो। 2,55,000, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2%, ये आ गया 5,100, बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट, ठीक है। तो ये IGST वाले कॉलम में लिख देना, आप कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई ऑफ जनरेटिंग द रेंटिंग सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इतने नॉट एग्जाम्प्ट अंडर द GST। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू दे रखी है 3,50,000, ये इंक्लूसिव है। अब ये इंक्लूसिव है तो इसको एक्सक्लूसिव बना लेना। बोलो क्लियर है। 3,50,000 कैसे बनाओगे, 3,50,000 इंटू में 100 डिवाइड बाई 112। अगर आप ऐसा करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.5 लाख से ज़्यादा, ठीक है। 2.5 लाख से ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, क्योंकि देखो ऊपर जयपुर है, ये भी जयपुर है, तो इसका मतलब CGST और SGST वाले कॉलम में लिखना है आपको। तो CGST SGST में 1% कर देना, जो वैल्यू आएगी उसका 1% CGST में, 1% SGST में लिख देना, बात खत्म, बस क्वेश्चन खत्म। बोलो क्लियर है दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ये सबसे अच्छे क्वेश्चन थे TDS के, और TDS के सारे प्रोविजन 100% जितने भी प्रोविजन थे वो मैंने करा दिए हैं। आपके पास जो भी कंपाइलर है, ठीक है ना, अगर नए वाला कंपाइलर है आपके पास कोई भी किसी भी टीचर का, तो उसमें जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे वो आपका होमवर्क है, वो आप कर लो, आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि आप क्वेश्चन खुद करना शुरू करो, आप जो इसके प्रोविजन है वो अच्छे से याद कर लो, लर्न कर लो, उसको समझ लो पहले, फिर उसको लर्न भी कर लो, ठीक है ना। कई लोगों को प्रोविजन लिखने में दिक्कत आती है, या जल्दबाजी में प्रोविजन नहीं लिखते हैं तो नंबर कटते हैं, ठीक है ना। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, या मान लो 9 मार्क्स का क्वेश्चन था जैसे पीछे था, तो उसके 3 पार्ट मैंने आपको बताए, ठीक है ना। तो सोचो कि 3 नंबर प्रोविजन के, 3 नंबर कंपटीशन के और 3 नंबर नोट्स के, एक तरीके से ये सोच लो सिंपल तरीके से, ठीक है। 3-3 नंबर। अब किसी ने प्रोविजन नहीं लिखा तो 3 नंबर कट गए, या ढंग से नहीं लिखा, मान लो 1 नंबर आया या 1.5 नंबर आया, ठीक है ना। कंपटीशन कर दी उसने, मान लो पूरे 3 नंबर आ गए, ठीक है। नोट्स में वो दिक्कत कर गया, सोच रहा है कि जल्दी जल्दी तो गड़बड़ होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से तीनों चीज़ें लिखते हो, ठीक है ना, पहले प्रोविजन ढंग से वो तीनों चीज़ें, तो 3 नंबर मिल जाएंगे आपको। फिर कंपटीशन में सब कुछ, और नोट हर एक में नोट दिखा के सारे के सारे नोट, तो फिर पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे TDS कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है ना। और TDS के बाद एक और पॉइंट मैं आपको कराऊंगा, एक और टॉपिक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।